लंदन में हुई ऑनर किलिंग की कहानी। बनाज महमूद के परिवार ने ऑनर किलिंग के नाम पर ली अपनी बेटी की जान। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ऐसे इंसान से प्यार करती थी जो उसके परिवार को पसंद नहीं था। ये कहानी है उस मासूम लड़की की जिसकी पुलिस ने भी मदद नहीं की। सद्दाम हुसैन की बेरहमी से बचने के लिए बहुत से इराकी कुर्द लोग देश छोड़ दूसरे देशों में रेफ्यूजी बनकर गए। बनाज महमूद का जन्म उत्तरी इराक में हुआ था और उसका परिवार भी ऐसे ही ब्रिटेन में रेफ्यूजी बनकर आया था जब बनाज बहुत छोटी थी। ब्रिटेन के बाकी बच्चों की तरह बनाज की पढ़ाई नॉर्मन स्कूल में हुई, परंतु घर पर कट्टर इस्लामी रीति रिवाज का पालन किया जाता था। उसके परिवार में घर के आदमियों की ही चलती थी। उनकी सोच के मुताबिक परिवार का मान सम्मान घर की लड़कियों के हाथ में होता है। बनाज के पिता के बहुत से भाई ब्रिटेन में ही रहते थे और उसका चाचा आरी मोहम्मद एक अमीर आदमी था। परिवार के सारे फैसले वही लेता था। बनाज की बड़ी बहन का नाम बेकल था और उसका एक भाई भी था। बेकल जब बड़ी हुई उसे दूसरी लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था, परंतु उसके धर्म के अनुसार बेकल को इस सब से रोका जाता था। नाखून बढ़ाना, नेल पॉलिश लगाना, आईब्रोज बनाना, यहाँ तक कि परफ्यूम लगाना भी मना था और ऐसा करने पर उसकी घर पर पिटाई की जाती थी। इस कारण से 16 साल की उम्र में ही बेकल ने अपना घर छोड़ दिया, परंतु घर छोड़ने के कारण अब उसकी जान को उसके परिवार से ही खतरा था। साल 2002 बेकल अब घर वालों से छिपकर दूसरी जगह पर रहने लगी। एक दिन उसके भाई ने उसे एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। जब बेकल वहां पहुंची तब उसके भाई ने उसे चलते रहने को कहा और बैग से एक डंबेल निकाला और बेकल के सिर पर दे मारा। वो उसे जान से मारना चाहता था। बेकल लहूलुहान हो गई और उसने भाई से पूछा, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? तब उसका भाई फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यह वो पिता के कहने पर कर रहा है और इसके लिए पिताजी ने उसे पैसे भी दिए थे। बेकल के भाई ने कहा वह अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए यह काम कर रहा है। उसके ऊपर हुए इस हमले से तो बेकल बच गई, परंतु उसे सारी जिंदगी परिवार से छिपकर रहना पड़ा। उसने अपने घर वालों या भाई के खिलाफ कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी। अब घर वालों का सारा दबाव बनाज पर आ गया था। 2003 में जब वह 17 साल की थी, उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी गई जो अभी अभी इराक से लंदन पहुंचा था। वो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही पैसे वाला था और वो बनाज से 10 साल उम्र में बड़ा था। बनाज ने उसे देखा तक नहीं था। शादी के बाद वो दोनों लंदन से दूर दूसरे शहर में रहने लगे। वो उसे इतना मारता पीटता के बनाज के नाक और कान से खून बहता रहता। इस सब का असर बनाज के स्वास्थ्य पर दिख रहा था, यहाँ तक कि बार बार सिर पर मार लगने के कारण उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी थी। 2 सालों तक बनाज ने यह सहन किया। फिर 2005 में पति को छोड़ अपने घर वापस चली आई, परंतु उसके माता पिता ने उसे अच्छी पत्नी बनने की सलाह देकर वापस पति के पास भेज दिया। अब उसकी तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ दिन पति के घर रहने के बाद जब बनाज की सहन शक्ति खत्म हो गई, उसने अपनी माँ से कहा, मुझे तलाक चाहिए है। परंतु उसके धर्म और समाज में पति से तलाक लेना आसान नहीं था। तब बनाज पति को छोड़कर अलग रहने लगी। इस बीच बनाज की मुलाकात रहमत से हुई और उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। बनाज अपनी जिंदगी की सारी बातें रहमत को बताने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। पहली बार जिंदगी में बनाज ने प्यार को महसूस किया था। जब इस बात का पता बनाज के पति को लगा तो उसने उसे जान से मारने की ठान ली। अब कुछ लोग हर समय उसका पीछा किया करते।
अक्टूबर 2005 अपनी जान बचाने की कोशिश में बनास पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने सारी सच्चाई ऑफिसर को बता दी। उसने यह भी कहा कि अगर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उसके घर वाले होंगे। इस तरह बनास ने कम से कम 5 बार पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्हें 3 महीने लगे बनास की कंप्लेंट लिखने के लिए और उसके पति को तो पुलिस कभी भी नहीं ढूंढ पाई। 2 महीने बाद दिसंबर 2005 में बनास रहमत से बस स्टॉप पर मिली और उसके किसी पहचान वाले ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया। यह खबर तुरंत ही उसके परिवार तक पहुंच गई थी। परिवार के सभी आदमी बनास के घर इकट्ठा हुए और मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में उसके चाचा ने बनास को मारने की जिम्मेदारी उसके चचेरे भाइयों को दे दी। इस मीटिंग के 2 दिन बाद बनास ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी कि उसके पिता और चाचा उसे मारने की साजिश रच रहे हैं। उसने उन 5 लोगों के नाम पेपर पर लिखकर दिए जिनको यह काम सौंपा गया है, लेकिन पुलिस से उसने अपने परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने को मना किया था। पुलिस ने इस कारण से उसके घरवालों से कोई पूछताछ नहीं की। नए साल का जश्न मनाने उसके पिता ने उसे एक रिश्तेदार के घर पर बुलाया, जहां पर उसके तलाक पर फैसला होने वाला था। बनास अपने पिता की बात मानकर वहां पहुंची। बनास के पहुंचने पर उसके पिता ने उसे काफी मात्रा में ब्रांडी पिलाई और टीवी देखने के लिए बैठाया और पीछे मुड़कर देखने से मना किया। बनास को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा, तब उसके पिता वहां खड़े थे। पिता ने हाथों में रबर ग्लव्स और पैरों में रबर के जूते पहन रखे थे। बनास को ये देखते ही समझ में आ गया कि उसका अंतिम समय आ गया है। उसने डरकर अपने पिता से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसे क्यों मारना चाहते हैं? तभी उसके पिता रूम से बाहर चले गए और बनास ने देखा कि घर के पिछले दरवाजे में चाबी लगी है। बनास वहां से भाग निकली। क्योंकि उसे काफी मात्रा में शराब पिलाई गई थी, वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पड़ोसियों के खिड़की पर जोरों से मारा और कांच टूटने से उसके हाथ कट गए और खून बहने लगा, पर कोई उसके बचाव के लिए नहीं आया। तब बनास भागते भागते सड़क पर पहुंची और बेहोश होकर गिर गई। लोगों ने पुलिस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। उसके बताने पर रहमत को भी वहां बुलाया गया। हॉस्पिटल स्टाफ के सामने रहमत ने बनास से उसकी आपबीती बताने को कहा और साथ ही रहमत अपने फोन पर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय वहां मौजूद लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसकी बातों को नहीं माना। उसे लगा कि बनास ने बहुत पी रखी है और इसीलिए वो बेमतलब की बातें कर रही है। ब्रिटेन की पुलिस के लिए ऑनर किलिंग को समझना मुश्किल था। हॉस्पिटल से वापस आने पर बनास रहमत के साथ कुछ दिनों तक रही। उसके बाद बनास का परिवार उसे समझा बुझाकर वापस घर ले गया। वह जानती थी घर जाने से वह मारी जाएगी, फिर भी वो उनके साथ चली गई। 23 जनवरी 2006 बनास ने रहमत को आखिरी मैसेज भेजा कि वो उसके परिवार से बच के रहे और ये भी कि वो रहमत से बहुत प्यार करती है। इसके बाद बनास का कोई पता नहीं चला। बनास से कोई भी बातचीत न होने पर रहमत ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई। तब यह केस डिटेक्टिव कैरोलाइन गुड और उनकी टीम को सौंपी गई। टीम ने पूछताछ शुरू की, परंतु उनकी मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आया। तब बनास की बहन बेकल सामने आई और उसने अपने ही परिवार के खिलाफ गवाही दी। इस कारण से अब बेकल की जान पर खतरा और भी बढ़ गया था। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने तक पुलिस ने बेकल को अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा, क्योंकि लोग उसका पीछा कर रहे थे। बेकल के दिए बयान और बनास की लिखित कंप्लेंट को आधार बना उसके पिता, चाचा और उसके 3 चचेरे भाई मोहम्मद अली, उमर हुसैन और मोहम्मद हामा पर इल्जाम लगे। पुलिस ने बनास की गुमशुदगी का केस दाखिल कर मोहम्मद हामा को पूछताछ के लिए पकड़ लिया, लेकिन बनास के परिवार को इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उन्होंने कभी भी पुलिस से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मोहम्मद हामा की कार के बारे में पता चला। उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जिस कारण से पुलिस ने कार को ढूंढ निकाला। कार जिस आंगन में छुपाई गई थी, वहीं पास में एक पुराना फ्रिज पड़ा हुआ था, जिसने पुलिस के मन में शक पैदा किया। पुलिस उसी रात उस जगह पर फॉरेंसिक टीम को लेकर पहुंची। उस जगह को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ खुदाई की गई हो, और वही हुआ जिसका डर था। जमीन से 6 फुट नीचे एक सूटकेस में बनास की लाश मिली। बनास के पिता, चाचा और मोहम्मद हामा को मर्डर के लिए कस्टडी में लिया गया। मोहम्मद अली और उमर हुसैन इस बीच वापस इराक भाग चुके थे। कोर्ट में अपने परिवार के खिलाफ बनास की बहन बेकल और रहमत ने गवाही दी। दोनों अपनी जान बचाने के लिए आज भी किसी के सामने नहीं आते। 24 जनवरी मर्डर की रात को बनास घर पर थी और उसके माता पिता बाहर चले गए। उसके 3 भाई उसे मारने की प्लानिंग के साथ घर पर आए। बनास के लिए उनसे अकेले लड़ना मुश्किल था। उन्होंने उसको पकड़ लिया। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे गंदी गंदी गालियां दी और आखिर में वायर से उसका गला घोंट दिया। इस दौरान वो उसे बेरहमी से लातों से भी मारते रहे। मर्डर के दूसरे दिन सुबह मोहम्मद हामा फोन पर अपने भाइयों के साथ बीती रात की बातें कर रहा था और तीनों अपनी मर्दानगी पर खुश हो रहे थे। ये फोन पर हुई बातें पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली थी। बनास के पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा मिली। मोहम्मद हामा ने अपनी गलती मानी और उसे भी उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन अब भी 2 लोगों को सजा होनी बाकी थी। कैरोलिन उन दोनों को इराक से वापस लाना चाहती थी, लेकिन यह आज तक कोई नहीं कर पाया था। उमर हुसैन बहुत ही अमीर घर से ताल्लुक रखता था और उसका भाई सीनियर पुलिस अधिकारी था, इसीलिए उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक दिन उमर का झगड़ा अपने भाई से हुआ, जिसने उसके पैर पर गोलियां चला दी और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल से पुलिस ने उसे उठा लिया। मोहम्मद अली एक कार के एक्सीडेंट में पुलिस के हाथों चढ़ा। अब कैरोलिन की टीम इराकी पुलिस और सरकारी अफसरों से मिलकर दोनों को वापस लंदन ले आई और आखिरकार उमर हुसैन और मोहम्मद अली दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी 1 महीने में बनास ने कम से कम 5 बार पुलिस कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि बनास की जान चली गई। पुलिस पर भी एक्शन लिया गया और 9 अफसर सस्पेंड हुए। रिसर्च के अनुसार ब्रिटेन में हर 1 महीने में एक लड़की ऑनर किलिंग के नाम पर मारी जाती है। एक विकसित देश जहां पर हर सुख सुविधा है, अच्छी पढ़ाई और हर तरह का फ्रीडम है, फिर भी क्यों हर महीने एक लड़की ऑनर किलिंग के नाम पर मारी जाती है? आपकी राय में इस पुरानी सोच और परंपरा को कैसे रोका जा सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही मन को छू लेने वाली क्राइम से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।